आई कमिंग सर? थैंक यू। मिस्टर सचिन वर्मा, जी सर। कहाँ के रहने वाला भी? सर मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। आपने एमए एंशिएंट हिस्ट्री से किया है? जी सर। तो पहला सवाल हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से ये है कि अभी इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया गया, ये प्रयाग शब्द कहाँ से आया? सर इस विषय में एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, वैसे संगम से रिलेटेड है सर ये। और थैंक यू सर। और सर इसका उल्लेख जैसे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका नाम आया है। आप कॉन्फिडेंस हो, आप आया है, हमको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं? मैं सर मैंने कहा एग्जैक्टली नहीं पता है ये चीज़ मुझे। अच्छा, हर्ष के पहले का कार्यकाल को अंधकार काल कहा जाता है, क्यों? सर हर्ष के पहले जैसे गुप्त काल समाप्त हो गया था, तो गुप्तोत्तर काल में जैसे सामंतों का शासन, तो केंद्रीकृत शासन समाप्त हो गया था, छोटे छोटे राजा बनने लगे थे। कोई ऐसा जैसे जितना प्रगति गुप्त काल में हुई थी ऐसा फिर प्रगति नहीं दिखाई पड़ती है। फिर वो हर्ष का काल आता है, तो जो बीच का गैप है उसको कुछ इतिहासकार कहते हैं। कुछ इतिहासकार? जी सर। जैसे? सर नाम नहीं, सॉरी सर। त्रिपुरात्मक संघर्ष सुने हैं? जी सर। कौन कौन राजा थे जिसमें कौन कौन भाग ले रहे थे त्रिपुरात्मक संघर्ष? सर इसमें एक तरफ पाल थे, एक प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीनों नेतृत्व। पहला कौन कौन नेतृत्व कर रहा था? पाल में कौन नेतृत्व में, गुर्जर में कौन नेतृत्व कर रहा था, प्रतिहार में? सर इसमें मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं आप? अच्छा, बीएड भी किए हैं आप? जी सर। बीए में क्या सब्जेक्ट था? बीएड में मेरा साइंस था। साइंस था, तो आप मैथ भी है आपका? जी। एक मैथ का बहुत छोटा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति नाव लेकर नदी में बैठा है, नदी की धार 25 किलोमीटर है। सुनिएगा गौर से, जो कहने जा रहे, नदी की धार पूरब से पश्चिम 25 किलोमीटर से बह रही है और नाव की रफ्तार 10 किलोमीटर है, तो वो कितने घंटे में, एक घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगी? सर जैसे नदी की 35 किलोमीटर प्रति घंटा है ना सर? आपने हमारी बात सुनी नहीं। सॉरी सर, वो हमने 35 तो कहा है। वो प्लीज सर रिपीट कर सकते हैं? 25। क्वेश्चन सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? नदी जो बह रही है उसकी धार पूरब से पश्चिम को, यानी पश्चिम से पूरब को, पश्चिम से पूरब को बह रही है, उसकी धार की रफ्तार 25 किलोमीटर है। जी। 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी जी जी। और एक नाविक है वहीं एक बिंदु को बैठा हुआ है जी। अब भी जाना है उसको, वहाँ पर जहाँ से धार बह, वहाँ से उसकी नाव की रफ्तार केवल 10 किलोमीटर है। तो एक घंटा में वो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा नाविक? तो ये सर डिपेंड करेगा किस दिशा में उसको जाना है। अरे भाई उसी दिशा में जा रहा है। अच्छा, नदी की विपरीत दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है, पूरा भी जा रहा है वो भी। वो थैंक यू सर, मैंने वही कंफर्म करना चाहा कि विपरीत तो नहीं जा रहा है। आप ज़्यादा कुछ कंफर्म कर रहे हो। चलो ठीक है। मैथ के स्टूडेंट का इतना साफ तो होना चाहिए सर को काफ़ी टाइम हो गया है सर पढ़े हुए मैथ। बहुत बड़ा है। तो जो नदी की दिशा है उसी दिशा में नाविक जा रहा है। नदी 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जो नाव की स्पीड है जो खेम रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जी। तो नेट रिलेटिव वेलोसिटी बता दो कितनी? जी जी। तो सर एक घंटे में वो 35 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, फिर वो वापस कितने घंटे में लौटेगी नाव? वापस वो सर जब आएगा तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर चलेगा एक घंटे में। 25 किलोमीटर सर। ये बताओ, जो धार 25 किलोमीटर नाव नदी बह रही है, 10 किलोमीटर की नाव को आने देगा? सॉरी सर, 15 वो 10 मुझे माइनस करने थे, मेरे दिमाग में 35 बसा हुआ था। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप प्रश्न का उत्तर सही नहीं अब तक दे पा रहे। हम जो पूछ रहे हैं आपसे
इतना कंफ्यूज हो गए हो, जबकि बहुत साधारण सा प्रश्न है। आप 25 की धार नदी है और 10 की रफ्तार नाव की है, अब पहुंच जाता है 35 किलोमीटर 1 घंटा में जी सर। अपने गंतव्य स्थल पर। अब उस स्थल से फिर आना चाहता है वापस, तो कितने घंटे में वापस आएगा, हम ये पूछना चाहते हैं। लगभग 2.5 घंटे लग जाएंगे सर। 2.5 घंटे में। जी ये बताओ, जी। 25 किलोमीटर वाला 10 किलोमीटर को लौटने देगा? सर जब वापस आएगा तो उसको दूरी 35 किलोमीटर ही तय करनी है। हाँ, उसी दूरी को तय कर रहा है। और वापस आते समय उसकी जो चाल हो जाएगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। मैं तो बताया नहीं 15 धारा नहीं, कैसे बढ़ वो 25 किलोमीटर धारा की चाल है और 10 किलोमीटर वो उसके विपरीत चल रहा है। मानवर आप महा कंफ्यूज। 35 तो हमने कभी, आप धारा की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं 25 बात कर रहा हूँ, आप 35 कर रहे हो, क्या मैच लगा रहे हो? चलो कुछ आप ये बताओ, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ गया? ये सर अकबर ने रखा था सर, इलाही धर्म से संबंधित। इलाही पूरा बताओ। आप हमसे पूछ रहे हो, बता नहीं रहे हम, ये आपका एटीट्यूड हम अच्छा नहीं लग रहा, हमसे आप पूछ रहे हैं। सॉरी सर, ये इलाही धर्म के नाम पर इलाहाबाद नाम पड़ा था। इलाही धर्म है क्या? एक अकबर ने सर इसको माना था, जैसे सुलह कुल था, उसकी नीतियों को ही इलाही धर्म कह दिया गया था। नीतियाँ प्रशासन में लागू होती है कि धर्म में लागू होती है? सब प्रशासन में। तो फिर क्यों उसमें जोड़ा? सॉरी, पानी पियेंगे? थैंक्स सर, मैं पी चुका हूँ सर। आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में, क्वाड, जी सर। सुने? जी सर। क्या है? सर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक रणनीतिक मंच है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। और एक अनौपचारिक तौर पर बनाया गया है। पहले इसमें भारत, अमेरिका और जापान सहयोग कर रहे थे मिलकर के, और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी सहयोग करने लगा है। और स्पेशली इस समय देखा जा रहा है हिंद महासागर की जो हिंद प्रशांत रणनीति है, उसके तहत इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अच्छा, इस समय सचिन जी पंचायत चुनाव जोरों पर है जी। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ आप पढ़े होंगे? जी सर। ये क्या है? सर पहले पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसको संवैधानिक प्रावधान नहीं था, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से उसको एक संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तब से जो नियम बनाए गए हैं कि हर 5 साल पे चुनाव होंगे, आरक्षण व्यवस्था क्या होगी। पहले 5 साल पे चुनाव नहीं होता था? होते थे, लेकिन राज्य जो है उनको स्वायत्तता थी, काफ़ी मनमानी थी। क्या वो 6 साल पे कराते थे, 8 साल पे कराते थे? नहीं, कराते थे सर 5 साल पे। थोड़ा सा बीच में जी जी। एंशिएंट हिस्ट्री में चोल प्रशासन पढ़े हो? चोल प्रशासन पढ़े हो? जी जी। मौर्य का प्रशासन पढ़े हो? जी। वही प्रशासन क्यों लागू है इंडिया में? अब बताओ कहाँ अप डाउन है? अब सोचो, हम दोनों बता दिए, दोनों से ही हमारा प्रशासन चल रहा है। इस पंचायत में चुनाव में जो है, या जो आपने संशोधन जिसका जिक्र किया, त्रिस्तरीय एक शब्द आता है, ये क्या है? जिन राज्यों में सर 20 लाख सर जिन जिलों में 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी, और जिन जिलों में 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पर 2 स्तर भी रखे जा सकते हैं। ब्लॉक का स्तर हटाया जा सकता है। वैसे जो एक पंचायत स्तर। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला है जहाँ पे ब्लॉक न हो? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं सर, लेकिन ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो अच्छा, एक चीज़ और आपसे हम पूछेंगे, ये बड़ी चर्चा है कुछ दिनों से, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जी, इसका क्या मतलब है? एक राज्य एक चुनाव। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके लिए ये है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। अच्छा, इसके 2 फायदे?
एक तो फायदा है कि जो हर समय समय पर चुनाव होते हैं, बहुत सारा जैसे व्यय होता है, केंद्रीय ये सेनाएं लगाई जाती हैं, तो वो सब बच जाएगा। फिर प्रशासन अच्छे से किया जा सकेगा कि श्योर रहेगा कि हर अब 5 साल अगले, फिर चुनाव जो है वो 5 साल बाद ही होगा। और इसके दो नकारात्मक पक्ष क्या होंगे? नकारात्मक पक्ष ये होंगे कि जैसे त्रिशंकु बनती है कंडीशन, या बीच में ही विधानसभाएं, या अभी भी ये रहता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि ये रहता है कि अभी बंगाल में चुनाव हैं या बिहार में चुनाव हैं समय समय पर, तो सरकार भी रहती है कि अभी मुझे कुछ और विकास कार्य इसके लिए करना आपने है। बंगाल का जिक्र किया, बंगाल विधानसभा में टोटल सीट कितनी है? सॉरी सर, मैम पूछिए। आप सीतापुर के रहने वाले हैं? जी जी सीतापुर में कोई धार्मिक स्थल है, जी। उसके बारे में कुछ बताइए। सीतापुर में नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ता है। इसका पौराणिक महत्व भी है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। एक साथ? जी जी बिल्कुल। क्योंकि भारत में हमारे बहुत सारे ऋषि हैं, जी लेकिन वहाँ पर है कि एक साथ उन्होंने की है, जी जी इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। जी जी क्योंकि हम यदि प्राचीन भारत से बात करें तो कितने लाखों ने किया है। जी। चलिए, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल, जी। तो ये प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर कुछ बता पाएंगे? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ये मैडम जैसे एक तरीके से विद्यार्थी को वहाँ जाकर के ही शिक्षा प्राप्त करनी है। जो इसमें बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि आपको वहीं पर रहना है, स्वावलंबन की भावना। नहीं तो क्या कोई ऐसी भी व्यवस्था थी जहाँ पे घर पे भी शिक्षा दी जाती थी? प्राचीन भारत में ऐसी भी कोई व्यवस्था थी? जी, राजाओं के यहाँ भी ऐसी व्यवस्था थी शायद, कि कंफर्म नहीं मैं कि शायद। गुरु को समर्पित कोई श्लोक? सबसे ज़्यादा फेमस जो मुझे याद आ रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये मीनिंग है, या ये हो सकता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है या महेश है, और वो साक्षात परम ब्रह्म है। एक परम ब्रह्म होता है जिसको आपने देखा नहीं है और उसकी आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप डर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और जो गुरु है वो साक्षात ही है। वो साक्षात का मतलब क्या होता है? साक्षात का मतलब क्या होता है? वो हमारे जस्ट सामने है, हमें सुधार सकता है। वो आपके सामने उपलब्ध हैं। जी। तो यदि वो फिजिकली उपलब्ध हैं आपके सामने, वो परम ब्रह्म सामने दिख रहा है, तो ऐसे परम ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मीनिंग हो सकती है। तो आप गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के कुछ पॉइंट्स बता पाएंगे, कब से कब होती थी? क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित थे। सारे महीने हाँ, आपने हिस्ट्री से MA किया है, तो आपने 16 संस्कार पढ़े होंगे। जी जी। 16 संस्कार के कुछ नाम बता पाएंगे? जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार था, जो आपने ये उपनयन संस्कार किस आयु में होता था? आज मैडम मैं भूल गया हूँ। 16 संस्कार में कुछ संस्कारों के आप क्या पढ़ाते हो? टीचर हो आप? जी जी। क्या पढ़ाते हो? तो कक्षा 1 से 5 तक बेसिक्स, जैसे हिंदी भी पढ़ा देते हो, इंग्लिश और मैथ भी। मैथ तो नहीं, हमें लगता है कि आप पढ़ा पाते हो। वो सर मैं कंफ्यूज हो गया था उस समय प्रश्न में। मैं हिंदी पढ़ा पाते हो, आप अपने आप में बहुत कंफ्यूज हो। मैडम पूछ रहे हैं संस्कार, 16 संस्कार गिना के बस। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर इस समय। 16 संस्कार। विशेष कंफ्यूज नहीं आ रहा है। चलिए पूछिए। चलो आसान सवाल बताओ, एक अध्यापक में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी मेन है, उसको समर्पित होकर के शिक्षा देनी चाहिए। समर्पित, जी। कमिटेड हो गए। जी जी। किसके लिए कमिटेड हो गए? टुवर्ड्स
बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, उनका क्या स्तर है, उस हिसाब से पढ़ाना। और कोई गुण शिक्षक का? समयबद्ध होना चाहिए, उसको खुद अनुशासन का पालन करना चाहिए। ज्ञान और शिक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा प्राप्त करने के बाद सब ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक प्रश्न है, कबीरदास जी पढ़े लिखे थे? नहीं सर। लेकिन आज कम से कम करोड़ों लोगों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। जी। तो आपका एक कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा है ज्ञान और शिक्षा में? पढ़े लिखे तो थे? पढ़े लिखे नहीं थे। उनको क्या शिक्षित ज्ञान आप एक बात को हाँ, ये मेरा कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो अशिक्षित होकर के भी ज्ञानी थे। तो आप क्या समझाना चाहते हैं सर को बताइए। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपने स्कूल में हैं, तो आपके स्कूल में मिड डे मील स्कीम चल रही है जी। कितने छात्र हैं आपके स्कूल में? सर 182 में। 182 हैं, और लगभग हर कास्ट के होंगे, जी सर। जनरल भी होंगे, अदर बैकवर्ड क्लास भी होंगे। जी जी। आप खाना किससे बनवाते हैं? जो सरकार ने रसोइया अपॉइंट किए हैं। चलो, सरकार ने रसोईया अपॉइंट कर दिया, वो SC कैटेगरी का है। अब इससे क्या हो रहा है, आपके स्कूल में जो जनरल लोग हैं जी। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना छोड़ दिया है। बोले भाई हम तो नहीं खाएंगे, क्या करेंगे आप? एज ए टीचर मैं सबसे पहले उनसे संपर्क करूंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उनको ये भी समझाऊंगा कि हम लोग भी सब पहले जो खाना बनता है उसको सबसे पहले उसको अध्यापक खाते हैं, और इसमें अध्यापक भी सभी हर वर्ग से हैं। अगर तब भी नहीं समझते हैं तो जैसे हम अपने प्रधानाध्यापक को ले जाएंगे। हॉबीज क्या है बेटा आपकी? फिर हॉबीज मेरी टीचिंग करना है। टीचिंग आपकी हॉबी और टीचिंग की क्वालिटीज नहीं बता पा रहे टीचर की। कहाँ टीचिंग? तो टीचिंग तो कैरियर ही है आपका, वही हॉबी है, फिर क्यों आप प्रशासन में आना चाहते हो? सर हॉबी बिकम्स योर कैरियर। जी जी जी। इससे अच्छी चीज क्या होगी? बिल्कुल। तो सर मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, लेकिन एज ए कैरियर मैंने नहीं सोचा है कि तो कैरियर बनाया है आपने, इसका मतलब अन्याय कर रहे हो बच्चों के साथ। अगर आपने एज ए कैरियर से सोचा नहीं एंड यू आर परसुइंग टीचिंग एज ए कैरियर। मुझे बच्चों से ले, लेकिन ये अपने प्रति अन्याय कर रहे हैं। बच्चों के प्रति तो अन्याय सेकेंडरी चीज है, नहीं अपने प्रति करने की कोई बात नहीं, उनका अधिकार है, लेकिन आप बच्चों के प्रति अन्याय कर रहे हैं फिर। नहीं, सर मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। तो अच्छा, अध्यापक ज्यादा जरूरी है प्रशासक आपकी नजर में? एक समाज के लिए हु इज मोर इम्पोर्टेंट, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर? दोनों आवश्यक हैं सर। ज्यादा कौन आवश्यक है? ये तो जवाब नहीं हुआ। ज्यादा आवश्यक सर अध्यापक हैं। अध्यापक है तो आप तो उसी पद पे हो, वही मेहनत करिए। सर मैं आप कुछ जो है और भी क्षेत्रों में जाना चाहता हूँ, जैसे सिविल सर्विसेज में आने से मेरा जो है थोड़ा अपना विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट। टीचिंग में तो आप डेली सिखाते हो, और सिखाने का प्रोसेस लर्निंग का प्रोसेस है। सिविल सर्विस में तो ढेर सारी चीजें होंगी। एक उदाहरण आपको दूँ। जी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, लाठी सेम में हूँ भाई साहब जी। हमारे गुरु थे संगम लाल पांडे। जब IAS का इंटरव्यू देने गए तो उनसे उन्होंने कहा कि जो आप टीचिंग की बात है, जी। तो उन्होंने कहा गीता पर, तो उन्होंने संगम लाल पांडे ने कहा कि हमारा 2 क्लास अटेंड कर लीजिए, आपको गीता पर पता चल जाएगा। मैं गीता का कितना बोलूँ? तो टीचर एक जो है बेटा बढ़ता है, आदमी बढ़ता है, जी समझ गए? जी सर। वो IAS कितने बना देगा? हाँ IAS को नहीं बना पाएगा। हाँ सही। ठीक है टीचर सर, अभी तो थोड़ा प्रसंग आ जाता है। ठीक है सर आपने डाल रखा है इसमें पहली प्रायोरिटी अपने लिए SDM के लिए। जी सर। SDM की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जरा इसको कुछ बताएं, क्योंकि आपने पहली प्रायोरिटी डाल रखी कि हमको SDM बनना है, तो क्या SDM के क्या काम होते हैं बेसिकली? SDM का फुल फॉर्म बताइए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो एक तो सर उसको तहसील से रिलेटेड काम रहते हैं, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य रहते हैं। प्रशासनिक और न्यायिक दोनों काम रहते हैं। जी सर। प्रशासनिक में बेसिकली क्या काम होते हैं?
प्रशासन में उसको जो अपने तहसील का जो प्रशासन है उससे रिलेटेड वर्क रहते हैं। अभी जो इलेक्शन हो रहा है अभी पंचायत चुनाव, इसमें क्या एसडीएम के क्या रोल्स होते हैं वो बताइए जरा। एसडीएम के क्या रोल होंगे? सर पंचायत चुनाव में एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे जितने भी उसको तहसील के अंडर में जो कार्य मिलेंगे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ क्या रोल्स होंगे एसडीएम के बेसिकली इसमें? अपने तहसील के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना, ट्रेनिंग प्रॉपर हो जाए, कहीं पर भी कोई। अच्छा, ईवीएम सुना है आपने? जी। ईवीएम क्या होता है? ईवीएम का सर वैसे तो फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नहीं, क्या एग्जैक्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली कि इलेक्ट्रॉनिक? सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है।